सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। आईएएस एग्ज़ाम में प्री और मेंस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लेसन पढ़ने वाले हैं। सभी लेसन नहीं पढ़ने वाले हैं। जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं वहाँ से हम नहीं पढ़ने वाले हैं। वो लेसन हम क्यों टाइम ख़राब करेंगे उनमें। ठीक है, तो आज हम चैप्टर सेकंड से शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है प्री और मेंस में। सेकंड चैप्टर भी थोड़ा सा अजीब टाइप का है, उतने क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाले हैं, लेकिन फिर भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें आ सकती है। ठीक है, प्री में ऐसे फैक्ट और डाटा यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 11-12 की एनसीईआरटी आराम से पढ़ने वाले हैं। 15-20-25 दिन लग सकते हैं इनमें, और जल्दबाजी में नहीं कर सकता क्योंकि मैं डेली एक वीडियो ही बना सकता हूँ। बाकी मेरी अपनी पढ़ाई का भी रहता है। ठीक है, तो काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि सर ये जल्दी से पढ़ा दो। जल्दी मेरे पास इतना संसाधन नहीं है कि मैं जल्दी पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो मैं आराम से ही पढ़ा सकता हूँ। बाकी जिनको जल्दी है वो प्लीज़ आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। आप मेरे साथ में पढ़ भी रहे होंगे, ये अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। इसके अलावा आप लेसन को लाइक शेयर करते रहना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो ये चैप्टर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसा हुआ है। सबसे पहले ये बात है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं की गई, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले यदि ये बात करें तो पृथ्वी की आरंभिक उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई। इसमें सबसे पहला एक सिद्धांत है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। 1796 में मतलब ये बताई गई थी। और एक विद्वान है, नाम यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इनको लाप्लास भी बोला गया है। ठीक है, लाप्लास या लाप्लेस भी बोला गया है, तो आप इनको देख सकते हो। और इसके अलावा मेरे आप लोगों को ये सुझाव होगा कि आप ना मेरे साथ साथ ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। आप ऐसा मत समझ लेना कि आपको नोट्स मिल गए आपका काम बन गया, बिल्कुल नहीं होगा। आप कम से कम 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तब आपकी एक अच्छी सोच डेवलप होगी। फिर कैसे ही क्वेश्चन पूछे, चाहे प्री में पूछे मेंस में पूछे, ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से समझ में आएगा। लेकिन एनसीईआरटी खुद पढ़ना। मैं हमेशा ये सजेशन आपको दूंगा कि आप मेरे वाले नोट्स पर विश्वास मत करना। ये तो आपको बताने के लिए होते हैं कि हाँ इस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार हमें कौन सी चीज़ें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उसके लिहाज से ये नोट्स और वीडियो बनाए गए हैं, नहीं कि आपको पूरा काम के लिए। ठीक है, तो कोशिश करने आपको एनसीईआरटी साथ में पढ़ना। तो निहारिका परिकल्पना किसकी है? लाप्लास विद्वान ने बताई कि 1796 में ग्रहों का निर्माण पदार्थों के बादलों से हुआ है। उन्होंने बताया कि मतलब कुछ ऐसे बादल या धूलकण वगैरह है, उनसे मतलब मिलने से इनकी क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। उतना कोई खास नहीं है, केवल कल्पना ही की गई। इनको मतलब सर्वमान्य सिद्धांत नहीं माना गया, ऐसा नहीं माना गया कि इनको मान के हम चलते हैं। ठीक है, आगे फिर 1900 में बताया गया चैम्बरलेन व मोल्टन के द्वारा कि ब्रह्मांड जो है ना, सूर्य के नज़दीक से एक अन्य तारा गुजरा था। कि जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि सूर्य के नज़दीक से कोई स्टार गुजरा था। ठीक है, ये इससे बड़ा है, या इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, तो इसके कारण क्या हुआ था, जो सन है, सन से ऐसा क्या निकला, कुछ पदार्थ निकला। जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, ये पदार्थ इससे अलग हो गया। देखो सिंपल से इसको समझते हैं, एकदम सामान्य घटना हुई थी कि जैसे ये सन है और एक बोल रहे हैं कि एक तारा इनके बगल से गुजरा था ऐसे। ठीक है, यहाँ से इस रास्ते से गुजरा था। इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे सूर्य के एक साइड में जहाँ से तारा गुजर रहा था वहाँ से पदार्थ अलग होना शुरू हो गया। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। और ये जब तारा आगे निकल गया तो ये गुरुत्वाकर्षण बल इससे अलग हो गया और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो ये कहते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति ऐसी हुई है। ठीक है, किन्होंने बताई है? चैम्बरलेन और मोल्टन ने कि ब्रह्मांड सूर्य के नज़दीक से एक अन्य तारा गुजरा, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, कुछ पदार्थ सूर्य से निकलकर सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, जो आगे चलकर ग्रह बने। ऐसा सोचते हैं, ऐसी कल्पना की इन्होंने कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, कुछ विद्वान और भी है जिन्हें बोलते हैं द्वितारक सिद्धांत। वो बोलते हैं कि एक सूर्य के अलावा 2 तारे और थे जिनके कारण ऐसा हुआ। तो ऐसी घटनाएं मतलब मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं नहीं। ठीक है, सूर्य के अलावा 2 तारों ने मिलकर ग्रहों का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अन्य विद्वान भी है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा मैं आउटसाइड भी हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पीछे वाहनों की आवाज़ वगैरह है, तो मुझे 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया है। इसलिए लेसन तो डेली मैंने वादा किया कि डेली मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं 5-6 लेसन बनाता हूँ। डेली लेसन आएंगे, अपनी एनसीईआरटी को स्किप नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन पर। इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ है ना वॉइस आउटसाइड, तो इसको इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि हमें लेसन बनाने हैं यार, किसी कंडीशन पर लेसन नहीं छोड़ने, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, इसके अलावा अन्य विद्वान भी जैसे ओटो सिमड्रूस के हैं और कार्ल वाजेस्कर जर्मनी के, जिन्होंने बताया कि जो निहारिका परिकल्पना थी ना, निहारिका परिकल्पना वही है यार कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आप आकाश गंगा को देखते हो ना, निहारिका भी उसी तरह से काफ़ी मतलब असंख्य मतलब पदार्थ, मटेरियल,
ठीक है, ऐसे कुछ इनसे मिलके ये बना होता है। तो इन्होंने बताया कि जो न्यायिका है परिकल्पना, ऊपर जो लाप्लास विद्वान ने बताई थी कि सूर्य एक और न्यायिका से गिरा हुआ था, उसमें तो ये बताया था कि न्यायिका के कारण मतलब ब्रह्मांड बना या तारे बने। इन्होंने कहा कि एक और सूर्य के चारों ओर एक और न्यायिका थी जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलि कणों से बनी थी। इन कणों के आपस में टकराने के कारण क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तो प्रारंभिक सिद्धांत थे जो आजकल माने भी नहीं, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए अपने यूपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल वे में पूछे जाएंगे, याद रखना। थ्योरी और सिद्धांत और फैक्चुअल चीज़ें कम ही पूछता है यूपीएससी ज़्यादा पूछता है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात की जाए। जैसे आधुनिक सिद्धांत की यदि बात करें, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीलिम्स और मेंस में यदि क्वेश्चन पूछे गए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आधुनिक सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत को आप जानते हो, हाल ही में काफ़ी हिग्स बोसन को लेकर ऐसे आजकल सिद्धांत चलते रहते हैं, वर्तमान में भी इन पर काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, तो यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या कहते हैं, इसको विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। 1920 में एडविन हबल द्वारा बताया गया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगाएं भी क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे शुरुआती स्तर पर क्या कहते हैं कि एक एकल परमाणु से ही आज का जो ब्रह्मांड है इसका फिर बाद में ज़्यादा बने, फिर ऊपर और ज़्यादा बने, फिर इसका विस्तार हो रहा है। मतलब जैसे ऐसा है तो इसका शुरुआत में ऐसा है तो इसका विस्तार माना गया, आज भी ऐसा कहते हैं इसका विस्तार हो रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं, पहले भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रीलिम्स में, आईएएस प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, और पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में इस बिग बैंग सिद्धांत से समझा जा सकता है। और ये आधुनिक सिद्धांत है, इससे निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। जैसे इसमें क्या कहा है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, कि एकांकी परमाणु के द्वारा शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में एकल परमाणु था, इसी से आगे विस्तार हुआ, और इसका आयतन अत्यधिक और सूक्ष्म मतलब इसका आयतन क्या है, अत्यधिक है, और तापमान और घनत्व भी इसका अनंत माना गया है, यानी इसको पारदर्शी माना गया है। और एकाकी परमाणु में विस्फोट और विस्तार के कारण क्या हुआ, 13.7 अरब वर्ष पूर्व तथा विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तन हुए। तो यही मतलब ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई है कि शुरुआती स्तर पर एक परमाणु में विस्फोट होता है। बिग बैंग सिद्धांत एक्चुअली विस्फोट से ही बना है कि विस्फोट होके ही ब्रह्मांड का फिर एक निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ ये तो किसी को नहीं पता, नॉर्मल चीज़ें कल्पना रहती है। आपको ज़्यादा इसको विस्तृत देखना हो तो एक बार यूट्यूब कर लेना यार, मतलब काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है इनके बारे में, वैसे हम पढ़ सकते हैं कि हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए तो उनको थोड़ा समझ के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको, एक काम मेरी सलाह रहेगी, आप यूट्यूब जरूर करना, मैं भी देखूंगा साथ में कि कैसे इसका विकास हुआ है। काफ़ी चीज़ें बताई गई कि इसमें विस्फोट के माध्यम से किस प्रकार इसका निरंतर विस्तार हुआ है ब्रह्मांड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार के 3-4 इसमें चरण बताए गए हैं कि विस्फोट के माध्यम से बाद में क्या हुआ, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में फिर 4500 डिग्री केल्विन तक के गिर गया और परमाणु पदार्थों का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ठीक है, आगे फिर ये कह रहे हैं कि तारों का निर्माण कैसा हुआ है। तो तारों का निर्माण कैसा हुआ है कि एक गंगा में क्या है, असंख्य तारे हैं। आप जानते हो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंदर कई आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, और कई आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में इस चैप्टर को बहुत शानदार पढ़ा था, आपने ये नहीं देखा तो 6th क्लास की एनसीईआरटी जाके जरूर देखना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूपीसी के अंदर, यूपीसी की कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपकी सीडीएस एनडीए एग्जाम हो, यूपीसी कोई भी एग्जाम लेता हो, यूपीसी के एग्जाम में ज्योग्राफी जो 6th से लेकर 12th तक एनसीईआरटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, इनको पढ़ना चाहिए। और ये एनसीईआरटी आपस में जुड़ी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी या 7th 8th क्लास में जो बातें बताई गई है वो यहाँ नहीं बताई गई है, उस क्लास में बच्चों को आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद आपको पढ़ा के आया हूँ तो मुझे इतना तो नॉलेज हो गया बार बार एनसीईआरटी पढ़ने से कि 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी यूपीसी की आपकी प्री और मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक आकाशगंगा असंख्य तारों से मिलकर बनती है। ठीक है, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत कैसे हुई, हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है, जिसे न्यायिका कहा जाता है। ठीक है, न्यायिका हो गया ना, असंख्य गैस, ये बादल वगैरह इनसे बनी होती है न्यायिका मिलकर आकाशगंगा बनाती है, आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। ठीक है, यही सिंपल चीज़ें हैं। तो न्यायिका में क्या है, गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा माना जाता है कि 5 से 6 अरब वर्ष पहले गैसीय पिंडों के आपस में संघनन करने से मिलकर ऐसे जो बने ना पिंड, उनसे तारों का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ भी दी गई है कि प्रकाश वर्ष क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष समय की नहीं दूरी का मापन है। ठीक है, इनकी जैसे ब्रह्मांड के अंदर जो दूरी मापते हैं वो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, तो तारों के चारों ओर ये करेंगे, जैसे तारा है, तारों के चारों ओर भी काफ़ी मतलब ये धूल कण या गैसीय पिंड काफ़ी है जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और यही बाद में आपस में संघनित होकर मतलब एक पिंड का आकार ले लेते हैं। तो इससे क्या बनता है, तारों की उत्पत्ति होती है या तारों के बनने की घटनाएं करती है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा है, मतलब थोड़ा सैद्धांतिक ज़्यादा है, प्रैक्टिकल इसमें कम है, तो पढ़ने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है।
तो तारों के चारों ओर गैस या बादलों के आपस में जुड़ने से ग्रहीय पिंडों का निर्माण होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल से तारों से बंधे होते हैं और उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसा ऐसे मानते हैं कि जैसे ये हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल के केंद्र में कौन है, सन है, और सन के चारों ओर हम जानते हैं कि फिर हमारे ग्रह हैं, ठीक है, अलग अलग जो ग्रह हैं वो ऐसा मानते हैं कि ऐसे ही बने कि जैसे कोई तारा है, तारों के चारों ओर क्या है, कोई भी तारा है उसके चारों ओर धूलिकण या कोई भी पदार्थ होते हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में बंधे होते हैं। और फिर यही जो कण होते हैं ना आपस में ऐसे संघनित होकर ग्रह का रूप ले लेते हैं, ऐसा विद्वान बताते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा है इसमें, बाकी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे जैसे इसमें बताया गया सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल को तो 6 क्लास के एनसीईआरटी में ढंग से पढ़ के आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वापस रिपीट करता हूँ, और 6 क्लास की 7th क्लास की एनसीईआरटी आपने नहीं देखी वो जरूर देखना, क्योंकि वहाँ से प्री में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। आईएएस प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब यूपीएससी लाइक करता है कि आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सौरमंडल में क्या है कि सौरमंडल निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसमें 8 ग्रह माने गए हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से 8 ग्रह हैं। पहले एक प्लेटो था लेकिन उसको आजकल बाहर कर दिया है। तो 8 ग्रह ये आंतरिक ग्रह हैं, कौन से, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है, इनको आंतरिक ग्रह माना गया है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, शुद्र पट्टी है। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी प्री में 2011 के अंदर, ये क्वेश्चन आया है कि शुद्र पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के अंदर शुद्र पट्टी पाई जाती है। तो 4 आंतरिक ग्रह कौन से हो गए, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, और ये बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये इनर ग्रह है, ये आउटर ग्रह है। इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी जैसी चट्टानों से, सेलों से बने ये चारों ग्रह, जबकि इनको गैसीय ग्रह बोलते हैं, जोवियन ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये एक तो सूर्य से ज़्यादा, सन से ज़्यादा दूर है ना। इस चीज़ को समझना कि जो सन के पास होंगे ना वो बनेंगे किससे, मटेरियल से बनेंगे, पदार्थों से बनेंगे, सेल से बनेंगे, गैसों से नहीं बनेंगे। क्यों, कि सौर की जो एनर्जी है ना, सूर्य जो पवन होती है, सौर पवन जो होती है, यहाँ वाली जो ग्रह है इनकी गैसों को उड़ा लेगी, है ना। तो इनसे जितनी दूरी पर होगा वो गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये जितना सूर्य से ज़्यादा दूर होंगे ना वो गैसीय अवस्था से बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ तक जो सौर ऊर्जा ना पहुँच नहीं पाती है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आज भी ये पदार्थ क्या है, गैसों से बने हैं, या जो ये बड़े वाले ग्रह हैं गैसों से बने हैं, इसलिए इनकी तुलना भी हो सकती है। आपस में तुलना वाला कोई क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, इसको फोकस करना आप एकदम। तो मैंने समझा दिया है इसमें इनर ग्रह क्या है, आउटर ग्रह क्या है, भीतरी ग्रह भी बोलते हैं इसको, जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। इसमें सेल धातु से बना है, ये गैसों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। अपनी पृथ्वी पर हाइड्रोजन हीलियम काफ़ी दूर चली गई थी यहाँ से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में बंध नहीं पाई थी। इसके अलावा इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व कम होता है, ये आकार में छोटे होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है। छोटा सा और बचा है टॉपिक, इसको कर लेते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे बता दिया मैंने कि अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल जो संस्थान है उसने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान ने प्लूटो को क्या कर दिया, बोनर ग्रह को दर्जा दिया गया है। क्योंकि इसमें एक रूल होता है कि जितने भी ग्रह होते हैं अपने फिक्स कक्ष में या अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, लेकिन प्लूटो ने एक गलती की थी, ये मतलब शायद दूसरे की कक्षा में चला गया था, उस कारण इसे ग्रह की परिभाषा से अलग कर दिया गया है। तो अभी ये बोना ग्रह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एनसीईआरटी में याद रखना, जब जब चीज़ें बॉक्स में दी गई होती है ना तो यूपीएससी वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। जैसे ये चीज़ बॉक्स में दी गई है वहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आप, तो भीतरी ग्रह पार्थिव होते हैं, जबकि दूसरे ज़्यादातर ग्रह क्या होते हैं, गैसीय होते हैं। ऐसा क्यों, तो ये अभी कारण मैंने ऊपर बताया था कि पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के नज़दीक होते हैं, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए जो वहाँ की जो गैसें होती है संघनित नहीं हो पाई थी। इसके अलावा सौर वायु सूर्य के नज़दीक वाली जो होती है ना अधिक शक्तिशाली होती है, जो कि गैसों धूल कणों को उड़ा के ले जाती है। पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं और इनका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होता है, जो गैस को बांध नहीं पाता है, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक सारणी है, इस सारणी का आपका होमवर्क है एक तरह से, है ना। आप एनसीईआरटी में जब देखोगे इस सारणी को, यहाँ पे आप तुलना करना, इस सारणी में आप तुलना करना, आपका होमवर्क है ये कि तुलना कैसे करोगे। इसमें ये देखना है कि घनत्व, जैसे इनका आप देखना पार्थिव ग्रह का यहाँ पे घनत्व देखो ज़्यादा बताया गया है, लेकिन इनका जो गैसीय ग्रह इनका घनत्व बहुत कम है, ठीक है। इनका व्यास कितना है, इनके ग्रह उपग्रह कितने हैं, टोटल सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी तो बदल गया होगा शायद, बृहस्पति या शनि के हैं, किसके हैं, डाटा ये चेक कर लेना आप। तो इसको थोड़ा तुलनात्मक रूप से देखना, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है बाकी, ठीक है। आगे थोड़ा सा और है कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ था, तो इसमें बताते हैं कि शुरुआती जो वायुमंडल है काफ़ी विरल था, हल्का था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। बाद में जैसे ये बताते हैं कि आगे पृथ्वी की जो संरचना परतदार होती है, आगे नेक्स्ट जो चैप्टर उसमें डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, जैसे स्थलमंडल, पर्पटी, परवर और क्रोड से बना है। ये आपको पता होगा कि पृथ्वी की पर्पटी 3 भाग, पृथ्वी की जो परत है 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊपर वाली क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है और नीचे सबसे आंतरिक जो कोर है। इसको आगे विस्तार से तीसरे या चौथे चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ज्योग्राफिकल स्केल है, ये यूपीएससी में तो नहीं पूछा था, लेकिन कई पीसीएस एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना।
वैसे उतनी खास तो नहीं है, समझने वाली उतनी नहीं है। ज़्यादा समझना हो तो कोई यूट्यूब का वीडियो देखना, इसमें ज़्यादा उतना समझने वाला है नहीं कि पृथ्वी पर कब कब क्या बना था। ठीक है, यहाँ से यूपीसी में तो कुछ नहीं आने वाला है, कभी पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, लेकिन पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है यहाँ से कि मतलब विशेषकर आधुनिक जो हमारा काल है, जैसे बिग बैंग की जहाँ पे शुरुआत होती है, पृथ्वी जहाँ से बनती है कि 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ना, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बाकी तो ये मतलब थोड़ा सा इसको पढ़ने का ये तरीका होता है, देखना चाहो तो सबसे बड़ा जो काल है इयोन माना जाता है, उसके बाद में इसमें महाकल्प है, कल्प है, युग ऐसे माना गया इसमें। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी इसमें है नहीं, अलग अलग काल, अलग अलग जोन इसको बांटा गया है। इसको ज़्यादा विस्तृत में देखना तो आपको कोई यूट्यूब अच्छा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से समझ लेना। बाकी बता रहा हूँ कि यूपीसी के अपने किसी काम का नहीं है, तो स्किप कर सकते हैं हम, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ से। ठीक है, लास्ट 1 मिनट में एंड करते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा ये भी दिया है कि जैसे वायुमंडल और जलमंडल कैसे बनता है, इसमें बताया गया। बाकी तो आगे हम विस्तृत से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ से फैक्चुअल डाटा कभी आ सकते हैं कि प्रारंभिक जो वायुमंडल है हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, और जो सौर पवन के कारण क्या पृथ्वी से काफ़ी दूर हो गया था। पृथ्वी के ठंडा होने से क्या हुआ, विभेदन की प्रक्रियाओं से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसीय व जलवाष्प निकलकर आधुनिक वायुमंडल का निर्माण करती है, जिसमें जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, CO2 है, मीथेन, अमोनिया आदि इसमें बनती है। ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। आगे चलकर इसमें क्या होता है, डीगैसिंग की प्रक्रिया होती है, यानी गैसों का अलग अलग प्रक्रिया चलती रहती है। वह प्रक्रिया जिससे गैसें पृथ्वी के भीतरी भाग से बाहर आई, उसको बोलते हैं डीगैसिंग प्रक्रियाएं। ठीक है, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प गैसें बढ़ने लगी, और जलवाष्प का संग्रहण व वर्षा की क्रियाओं से गर्तों का जल भरने से महासागरों का निर्माण हुआ, और उसके अंदर फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं के माध्यम से महासागरों में क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तो ऐसे करके मतलब ये चैप्टर सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आने वाले की संभावना बहुत ही कम है। 1-2 फैक्चुअल चीज़ें आ सकती है यूपीसी प्रीलिम्स में, बाकी मेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ऐसे हम लेसन लगातार पढ़ते रहेंगे, लेकिन आगे के लेसन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लेसन होंगे, जिसमें आपका भूआकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान होगा, पर्यावरण भूगोल होगा, और समुद्र विज्ञान इसमें शामिल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हम कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही चैनल पर बने रहना। थैंक यू।